तुम लोगों के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोर्ड्स में जितने भी टाइप के सेल थे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गैल्वेनिक सेल्स, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो तुम्हारे पास प्राइमरी सेकेंडरी वाले सेल्स थे वो भी हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में जो एक टॉपिक था पहला, आप मॉल्टन वाली चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो और दूसरा आप इस चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो कि वो चीज़ एक्वस फॉर्म में है। तो मॉल्टन वाला पार्ट तो देखो 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है और हम लोगों ने भी एक गुजरे ज़माने पहले जब मॉर्निंग की क्लास हम लेते थे तो वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर जो टॉपिक आज स्टार्ट करना है वो ये कि अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने को कहा जाए किस चीज़ का, आपके एक्वस NaCl का या कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो एक्वस फॉर्म में है, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हम लोगों का सवाल है। अब एक बात समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली होता क्या है। जैसे हम लोगों ने तभी गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन जा रहा है, तभी हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है। और दूसरा कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी इनपुट में देते हैं और वो हमें रिटर्न में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें हमको इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और हमको कुछ केमिकल्स बनकर मिलते हैं। समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ आप केमिकल्स यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके केमिकल्स बना रहे हो। जैसे कि अभी तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तुम इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करते हो, प्लग, पंखा चलने लगता है, तो वो चीज़ क्या है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हो और उसे कन्वर्ट कर रहे हो अलग अलग फॉर्म्स में। आप डिपेंड कि आप कौन सा अप्लायंस चला रहे हो। बट एक ये भी तो होता है कि तुम्हारे पास लेट्स से कोराडी पावर प्लांट है, वहाँ पे कोयला हम यूज़ करते हैं और उससे बिजली बनाते हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को हीट एनर्जी दे रहे हैं और उससे बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ घर में तुम माइक्रोवेव यूज़ करोगे या आयरन यूज़ करोगे या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल जूल सीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलने वाला कोई अप्लायंस यूज़ करोगे, तो वहाँ पे तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और बदले में फिर हीट एनर्जी और समवॉट कॉल्ड लाइट एनर्जी वगैरह भी प्रोड्यूस हो रही है। तो कई बार हम लोग एनर्जी देते हैं, फिर एनर्जी हमें मिलती है, फिर हम एनर्जी उसको कई बार दूसरे फॉर्म में सप्लाई करते हैं, फिर कई बार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी होती है। ठीक है, जो आप ये पढ़ते हो टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों का वो फिनोमेना है जिसके वाया आप क्या करते हो, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हो। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने के अब यहाँ पे दो तरीके देखो लाइक करते हैं। जो पहला तरीका आपके इलेक्ट्रोलिसिस में लाइक करता है वो ये कि आप एक ऐसे केमिकल का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो जो कि मॉल्टन स्टेट में है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉल्टन स्टेट? मॉल्टन स्टेट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर में जो उसके पर्टिकुलर आयंस होते हैं ना, वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में अगर उस सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयंस एक दूसरे से इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना अलाउ नहीं करते। तो ऐसे में क्या हो जाता है, हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। समझ में आई बात? अच्छा, फिर हम क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम उस पर्टिकुलर सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कर लें और उसका एक लिक्विड सोल्यूशन तैयार कर लें, और जैसे ही वो सॉलिड डिसॉल्व होगा पानी में, उसके सॉलिड के अंदर में जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, वो दूर दूर हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में कैसा रहता है, चिपके चिपके रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की बातचीत। ठीक है, इसका आज के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले तुम लोगों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट में क्या होता है,
ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऐसे ऐसे क्लोज होते हैं, ये एकदम चिपके 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 होते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, और उसके बाद जब आप इसी पर्टिकुलर सॉलिड को क्या करते हो, एक लिक्विड, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, वाटर में अगर मैं डालती हूँ तो ये सारे पार्टिकल्स आफ्टर सम टाइम इस डिस्टेंस में ऐसे हो जाते हैं, मतलब सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी कि नाउ दे कैन मूव। अब वो लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो हिल डुल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये होता है जब आप उस पर्टिकुलर पार्टिकल को पानी में डालते हो। सो दिस इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन ऑफ दैट सॉलिड। उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर सॉलिड का क्या है, ये एक्वस सोल्यूशन है। बट ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको मूवमेंट करानी है पार्टिकल्स की, यानी कि कैटायन और अनायन की, क्योंकि हम जो भी सॉलिड लेते हैं वो यूजुअली आयोनिक लेते हैं, और आयोनिक वालों के अंदर कैटायन भी होता है, अनायन भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको जो पार्टिकल्स की मूवमेंट करानी है, उस मूवमेंट को करवाने के लिए आपको वहां पे जो आपके सॉलिड है उसको पानी में ही डालोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर सॉलिड को इतनी 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 ज़्यादा आप क्या सप्लाई करो, हीट एनर्जी सप्लाई करो। और तुम तो जानते ही हो हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या होता है, पार्टिकल्स या एटम्स के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं और चीज़ें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। क्या यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए क्या मैंने यहाँ पे आपके वाटर की सहायता ली, क्या नहीं, मैंने वाटर की सहायता नहीं ली, लेकिन क्या ये मूवमेंट कर सकते हैं, यस दे कैन मूव। और ऐसी मूवमेंट क्यों हुई, क्यों पॉसिबल हुई ऐसी मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द सप्लाइड हीट एनर्जी। सो दिस इज नोन एज मॉल्टन स्टेट। तो ऐसे में आपने यहाँ पे कहीं पर भी मॉल्टन स्टेट में पानी का उपयोग किया, क्या नहीं किया। क्या आपने एक्वस स्टेट में पानी का उपयोग किया, हाँ किया। तो वही दो सिचुएशन होती हैं। मॉल्टन स्टेट में आप क्या करते हो, मॉल्टन स्टेट में आप क्या करते हो, मॉल्टन स्टेट में आप कोई वाटर यूज़ नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कैटायन होते हैं और सिर्फ अनायंस होते हैं, किसके, ऑफ आयोनिक सॉलिड। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी पानी के मॉलिक्यूल नहीं होते। अब दूसरी हम उसी सेम सॉलिड के आयंस की मूवमेंट एक और तरीके से शुरू करवा सकते हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर सॉलिड को क्या कर लें, आपके पानी में डिसॉल्व कर लें, ठीक है, उसका एक्वस सोल्यूशन तैयार कर लें। लेकिन जब आप उसका एक्वस सोल्यूशन तैयार करोगे तब कंटेनर के अंदर में, ठीक है, तब कंटेनर के अंदर में कैटायन मौजूद होगा ऑफ ओके, क्या आपके कंटेनर के अंदर में अनायन मौजूद होगा, किस चीज का, आपके आयोनिक सॉल्ट का, ऑब्वियस है। बट वहां पे अगेन H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव भी मौजूद होंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर। तो ये डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त। इलेक्ट्रोलिसिस जब आप परफॉर्म करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस के परफॉर्मेंस के दौरान ये चीज बहुत मायने रखती है कि इलेक्ट्रोलिसिस किसकी की जा रही है, मॉल्टन वाले सॉल्ट की जा रही है कि उस सॉल्ट के एक्वस फॉर्म की जा रही है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्ट के मॉल्टन फॉर्म की जा रही है तो हम लोगों को उतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही कैटायन है, एक अनायन है। आपका जो कैटायन है वो कहाँ चला जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा, और आप लोगों का जो आपका अनायन है वो कैथोड के पास चला जाएगा। मतलब कैनोड और कैथोड दोनों को एक एक कैटायन और एक एक अनायन मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। मेन सरदर्दी का काम आता है जब आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने को कहा जाए एक्वस सोल्यूशन का। जब आप एक्वस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तब आती है तुम्हारे लाइफ में मेन समस्या। कैसे क्या आती है आपकी लाइफ में मेन समस्या? क्योंकि अब एक्वस सोल्यूशन की सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि नाउ आप जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो उस कंटेनर में जो आपने सॉल्ट यूज किया, मतलब जो आपका एम था कि मैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपके कंटेनर में अभी Na पॉजिटिव आयन भी है और आपके कंटेनर में Cl नेगेटिव आयन भी है। वो तो होनी चाहिए, आप सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। बट द मेन इशू इज उसको Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के फॉर्म में लाने के लिए
आपने जिस चीज का इस्तेमाल किया है दैट इज वाटर। तो अब आपके कंटेनर में H पॉजिटिव आयंस भी है और अब आपके कंटेनर में OH नेगेटिव आयंस भी है। तो नाउ योर कंटेनर हैव टू कैटायंस, one Na plus and another one is H positive. Your container now has two anions. One of them is Cl negative, another one is OH negative. तो इसका मतलब पहले जब हम लोग सिर्फ मॉल्टन वाले की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो मॉल्टन वाले की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, एक कैथोड उसके पास एक अनायन, एक एनोड उसके पास एक कैटायन। बट नाउ द सिचुएशन इज कि आपके पास कैथोड तो एक ही होगा, ठीक है, आपके पास कैथोड तो एक ही होगा। लेट्स से मैं अभी यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रोड ड्रॉ कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रोड मेरा कौन है, कैथोड है। लेकिन इस कैथोड इलेक्ट्रोड के पास रिडक्शन करवाने के लिए दो लोग पहुंच रहे हैं, एक पहुंच रहा है Cl नेगेटिव और दूसरा पहुंच रहा है OH नेगेटिव। और अगर मैं बाजू में एक और इलेक्ट्रोड बना दूं विच इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का एनोड, तो इन दैट केस एनोड क्या करता है बोलो, ऑक्सीडेशन करता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए दो लोग पहुंच रहे थे, दैट इज Na पॉजिटिव एंड अनदर वन इज व्हाट, H पॉजिटिव, राइट। अब ये दिक्कत समझ लो कि अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है। जब हम लोग मॉल्टन वाले की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो मॉल्टन वाले की इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। कैथोड के पास जो स्पीशीज रिडक्शन करवाने पहुंचती थी, या फिर मैं ये कहूं कि एनोड के पास जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन करवाने पहुंचती थी वो सिंगल होते थे। सिंगल का मतलब कैथोड के पास सिर्फ Cl नेगेटिव जाता था और एनोड के पास सिर्फ क्या जाता था, Na पॉजिटिव। समझ गए, सिर्फ Na पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पर कितने लोग गए हैं, देखो दो दो लोग एंट्री ले चुके हैं। तो अब हमारा जो मेन सवाल है वो ये है, क्या कैथोड पे पहुंचे हुए दोनों लोग यानी कि Cl नेगेटिव और साथ ही साथ में OH नेगेटिव, क्या इन दोनों का रिडक्शन हो जाएगा, या फिर हम लोगों के एनोड पे पहुंचे हुए दोनों लोग दैट इज Na पॉजिटिव एंड दैट इज H पॉजिटिव, क्या इन दोनों का ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे सिंगल टाइम आपका क्या किसी एक ही आयन का या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो सिर्फ किसी एक ही आयन का रिडक्शन हो सकता है। दोनों लोगों का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियसली रिडक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है साइमल्टेनियसली, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि Na प्लस और आपका H पॉजिटिव दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। Cl नेगेटिव OH माइनस किसी में से किसी एक का रिडक्शन होगा। बट द क्वेश्चन इज किसका, मतलब क्या ये इलेक्ट्रोड डिसाइड करेगा? फॉर एग्जाम्पल एनोड को बहुत अच्छा लगता है Na पॉजिटिव, क्या तो Na पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन कर देगा और H पॉजिटिव को रिजेक्ट कर देगा? कुछ क्राइटेरिया होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कॉलेज में दो लोग पहुंचते हैं अपना एडमिशन लेने के लिए कि हमको भी एडमिशन चाहिए, हमको भी एडमिशन चाहिए और लास्ट सीट है। तो लास्ट सीट के लिए जो कॉलेज की अथॉरिटी रहती है वो डिसाइड करेगी ना हमें किसको एडमिशन देना है। बट क्या ये पसंद के बेसिस पे होता है क्या कि वहां पे जो आपकी जूरी बैठी है उसको जिसकी शक्ल अच्छी लग रही होगी उसको जॉब दे देंगे या फिर लेट्स से उसको एडमिशन दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ज्यादा बेटर क्वालिफाइड कौन है, किसके ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, किसकी ज्यादा बेटर रैंक है, किसकी ज्यादा अच्छे ग्रेड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही ऑक्सीडेशन करवाने पहुंच रहे हैं दो लोग, Na पॉजिटिव और दूसरा है H पॉजिटिव। रिडक्शन करवाने पहुंच रहे हैं दो लोग, Cl नेगेटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन उन दोनों में से उसका होगा जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। लाइक जब लोहा एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ रहता है तो करोजन हो जाता है उसमें, बट गोल्ड हम जो पहनते हैं उसमें करोजन होता है क्या? उसके कंपेयर में जल्दी नहीं। तो करोजन होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? आयरन की, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एनोड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो Na पॉजिटिव भी ऑक्सीडेशन करना चाहता है और H पॉजिटिव भी ऑक्सीडेशन करना चाहता है, बट द फैक्ट इज किसकी ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी ज्यादा है। सिमिलरली
जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उन दोनों में से उस पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उस पर्टिकुलर स्पीशीज का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है और किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? फॉर दैट हम लोगों के पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रयोग करूं, सो आफ्टर यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझे कुछ डेटा मेरे आंखों के सामने आते हैं। उन डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि एनोड पे दो लोग पहुंचे, पहला पहुंचा आपका Cl नेगेटिव और दूसरा पहुंचा आप लोगों का OH नेगेटिव। एनोड पे क्या होता, सही एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा हाँ, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है। एक मिनट, I'm एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैंने चीज़ें उल्टी लिख दी हैं। एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा ये तुम्हारा इसको एनोड करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा और इसको रिडक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पे कैथोड लिखना पड़ेगा। सॉरी, मेरा ध्यान एक्चुअल में वही गलत डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, इसको भी ठीक कर लेना, उल्टा कर लेना, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एनोड पे कौन पहुंचा? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हम दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे। तो हमने ये देखा Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी होती है? -1.36 वोल्ट। हमने ये देखा कि जो OH नेगेटिव होता है अगर वो ऑक्सीडाइज होता तो उससे फिर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनती वो कितनी होती? 1.23 वोल्ट। तो हमारे पास डेटा वाइज दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गई। सिमिलरली हम लोग कैथोड के पास गए। कैथोड के पास रिडक्शन करने के लिए दो लोग पहुंचे थे। पहला पहुंचा था आपका Na पॉजिटिव और दूसरा पहुंचा था आप लोगों का H पॉजिटिव। तो हमने क्या किया? हमने चेक किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि Na पॉजिटिव की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है। तो जब हम ये देखते हैं कि Na पॉजिटिव की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है तो हमें ये दिखता है कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 2.71 वोल्ट। और जब हम ये देखते हैं कि आप लोगों का जो H प्लस है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है तो हमें दिखता है -0.83 वोल्ट। -0.83 वोल्ट, समझ में आ रही बात क्या है? -0.83 वोल्ट। अब जो सामने डिसीजन लेने के लिए जो अथॉरिटी बैठी है, जूरी जो बैठी है, वो ये डिसीजन लेती है कि हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है, कंपेयर टू द अदर वन, और हम उसका रिडक्शन करेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उसके कॉम्पिटिटर के कंपेयर में हाई होगा। तो अभी वैल्यूज तुम्हारे सामने है, देखकर जरा पता लगाओ कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, माइनस साइन के साथ, जैसे कि बचपन में पढ़ा होगा -2 वर्सेस -3 कौन बड़ा होता है? -2। तो यहाँ पे उसी चीज का ध्यान रखते हुए बातचीत करना। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को अलोन कंसिडर मत करना। तो अगर मैं कैथोड को देखूं तो वहां पे Na पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ रही है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की? -2.71। और जो H पॉजिटिव है वहां पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.8 समथिंग, वो भी माइनस में। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो कोई भी तुम्हें से देख के बता देगा कि यहाँ पर बिटवीन Na पॉजिटिव एंड बिटवीन H प्लस आपके H प्लस की ये वाली वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। समझ रहे हो? इसका मतलब कैथोड में जो दो लोग आए थे Na पॉजिटिव और जो दो लोग मतलब Na पॉजिटिव एंड H प्लस, उसमें से H प्लस वाली स्पीशीज का क्या हो जाएगा? H प्लस वाली स्पीशीज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, रिडक्शन हो जाएगा। किसका? H प्लस वाली स्पीशीज का। और बेचारे Na प्लस का कुछ नहीं होगा, तो Na प्लस अपना कंटेनर में ही घूम रहा होगा एकदम आवारों के समान। यानी कि ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि अगर ये आप लोगों के पास कंटेनर है और इस कंटेनर में जो आपका Na पॉजिटिव आयंस है वो ऐसे ही भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोड्स ने इनकी रिडक्शन नहीं की। इलेक्ट्रोड में बोलो किसकी रिडक्शन हुई?
इलेक्ट्रोड में H पॉजिटिव की रिडक्शन हुई। सारे के सारे, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, दिस इज कैथोड, ठीक है, दिस इज कैथोड। और कैथोड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाता है, कैथोड निगेटिव साइन रखता है। कैथोड पे कौन सा साइन होता है, निगेटिव। तो जितने भी H पॉजिटिव हैं, सारे H पॉजिटिव इस कैथोड के आसपास आकर ऐसे जमा हो जाएंगे, ठीक है। और जो सारे के सारे Na+ है वो बेचारे कहाँ पड़े हुए रहेंगे, सोल्यूशन में। तो जैसे ही ये सारे के सारे H पॉजिटिव कैथोड के पास जाके जमा होंगे, तो एट दैट टाइम सारे के सारे H पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और सारे के सारे H पॉजिटिव रिड्यूस होकर बना लेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेंगे ये लोग, हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेंगे लोग, हाइड्रोजन गैस। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि कैथोड पे कैथोड पे पहुंचे थे दो लोग। एक पहुंचा था आपका सोडियम आयन, दैट इज Na पॉजिटिव, और दूसरा पहुंचा था आपके पास H पॉजिटिव, जिसमें से H पॉजिटिव का रिडक्शन हो गया और उसने प्रोड्यूस की H2 गैस। यानी कि कैथोड पर आपको कौन सी गैस प्रोड्यूस होकर मिलती है, H2 गैस प्रोड्यूस होकर मिलती है। और बेचारा जो Na+ है वो कहाँ चला जाता है, गोज इनटू द कंटेनर। वो कंटेनर में क्या होता है, आपका अकेला भटक रहा है। ये पूरी कहानी हो गई कैथोड की नज़र से। अब अगर मैं एनोड की नज़र से देखूं, तो एनोड के पास पहुंचे हैं दो लोग अपना ऑक्सीडेशन कराने। पहला पहुंचा है Cl नेगेटिव और दूसरा पहुंचा है OH नेगेटिव। डिसीजन क्या हुआ था, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी उस पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, और जिसकी कम होगी वो बेचारा सोल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो अगर आपको जो वैल्यूज अभी दिख रही है स्क्रीन पर, इन वैल्यूज का अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें जजमेंट आएगी तुम्हारे दिमाग में अंदर से कि अच्छा बिटवीन दीज टू वैल्यूज आपकी जो OH नेगेटिव है, उस OH नेगेटिव की जो वैल्यू है वो OH नेगेटिव की वैल्यू कैसी है, आप लोगों की ज्यादा है, बड़ा है वो, राइट। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, आप लोगों के एनोड पर तुम एक्सपेक्ट करोगे, तुम एनोड पे क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि एनोड पे किसका होना चाहिए, आप लोगों का ऑक्सीडेशन इसका होना चाहिए। ये आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, आपकी हायर वैल्यू है एज कंपेयर टू द अबोव वन। यही एक्सपेक्ट करोगे, यही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होगी कि OH नेगेटिव का रिडक्शन होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तुम कहोगे यार फिर तो लॉजिक का आपका बेकार हो गया, जिस लॉजिक के तहत आप ये सवाल बनाना चाह रहे थे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉजिक बेकार हो गया। यहाँ पे एक्चुअली में इस महाशय का हो जाता है, ये जो ऊपर Cl नेगेटिव दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेडली इसका हो जाता है, ये अनएक्सपेक्टेडली ये आप लोगों का क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे ऑक्सीडाइज हो गया अचानक से, इसकी तो बात ही नहीं उठी थी, ये कैसे ऑक्सीडाइज हो गया, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हायर वैल्यू तो इसकी है, हमने तो यही लॉजिक सीखा। आखिर ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, ठीक है। क्यों हुआ, क्यों नहीं, कैसे हुआ, बट याद रखना है यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ कि बोर्ड्स में आपको ये चीज़ नहीं है। अदरवाइज जब मैं रॉनिश लोगों के लिए जेडेबेरी का वीडियो बनाऊंगी उसमें ये चीज़ रहेगी, अगर तुम्हें देखना सुनना चाहते हो तो वहाँ तुम देख सकते हो। तो लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन कर देता है बताओ, आप लोगों का क्लोरीन कर देता है। यहाँ पे कौन ऑक्सीडेशन कर देता है, आप लोगों का क्लोरीन कर देता है। अब क्लोरीन यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो ऑक्सीडेशन है वो कौन कर देता है, क्लोरीन। अब अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी, Cl नेगेटिव की, नॉट क्लोरीन, क्लोराइड बोलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूंगी कि क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी तो जितना भी Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों के Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। और तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि एनोड पे, ठीक है, आपके दो लोग पहुंचे थे, एक पहुंचा था Cl नेगेटिव और एक पहुंचा था OH नेगेटिव। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया Cl2 में।
तो आपको एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होकर मिली? एनोड पर आपको कौन सी गैस प्रोड्यूस होकर मिली? क्लोरीन गैस। और ये बेचारा जो OH निगेटिव है, ये OH निगेटिव ऊपर वाले Na पॉजिटिव के जैसे कहाँ चला जाता है? सोल्यूशन के अंदर चला जाता है। यानी कि ये जो कंटेनर हम बनाए थे, इस कंटेनर में ऑब्वियस है कि एक दूसरी इलेक्ट्रोड भी होगी, और ये दूसरी इलेक्ट्रोड को लेट्स से मैंने नाम दे दिया एनोड। इस पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। और सोल्यूशन के अंदर ढेर सारे OH निगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे, ये इस तरीके से। और यहाँ पर बोलो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहाँ पे Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, ये सारे Cl निगेटिव इसको सराउंड कर लेंगे, ये ऐसे, ठीक है, सारे Cl निगेटिव को सराउंड कर लेंगे। तो कैथोड पे क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या बनी? Cl2 गैस। और जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन में यही Na+ और यही OH निगेटिव आपस में कंबाइन होके क्या बना लिए? NaOH बना लिए। क्या बना लिए? NaOH बना लिए। समझ लो क्या बना लिए? NaOH। क्लियर है? तो अब तुम बताओ कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट में आप ये कह सकते हो कि NaOH प्रोड्यूस हो रहा है। और पूरी दुनिया जानती है कि NaOH कौन होता है? एक अच्छा खासा बेस होता है। अगर किसी क्वेश्चन में NaOH प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स दैट कि उसके प्रोड्यूस होने की वजह से उस सोल्यूशन का जो pH है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। पहले उस कंटेनर में क्या था? NaCl, ठीक है, और अब उस कंटेनर में क्या बन गया आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस? NaOH। तो NaCl क्या होता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना? सॉल्ट होता है। किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का और आप लोगों के स्ट्रॉन्ग बेस का। और ऐसे सॉल्ट लोगों की जो अप्रोक्सीमेट pH होती है वो कितनी होती है? न्यूट्रल, यानी कि 7 के आसपास। लेकिन अब आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ये वाली चीज कैसी हो चुकी है? आप लोगों के NaOH में कन्वर्ट हो गई है। अब NaOH तो तुम जानते हो एक बेस है, और बेस का pH क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 7। तो ये 1 मार्क का MCQ, या फिर कह सकते हो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की, किस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस की? हम लोगों ने एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो pH में क्या चेंज आया? वो सोल्यूशन और ज्यादा एसिडिक हो गया कि सोल्यूशन बेसिक बन गया? तो याद रखना, सोल्यूशन क्या बन गया? बेसिक बन गया। सोल्यूशन बिकम्स बेसिक, ये पॉइंट याद रखना। सोल्यूशन बिकम्स व्हाट? बेसिक। अच्छा, pH में क्या चेंज आया? pH पहले के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुई कि पहले के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हुई? तो वहां पे तुम क्या जवाब दोगे? बताओ कि वो पहले के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो चीज न्यूट्रल थी और अब वो चीज क्या हो चुकी है? आप लोगों की क्या हो चुकी है? अब वो बेसिक में कन्वर्ट हो चुकी है। इट विल बिकम ग्रेटर देन 7। बराबर है। लेकिन द फैक्ट कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो ये था कि आपका ऑक्सीडाइज होना चाहिए था OH निगेटिव, राइट? तो एक्चुअल में OH निगेटिव ऑक्सीडाइज होता, बट OH निगेटिव को छोड़कर हमने, या मैंने तो नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में Cl निगेटिव ही क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? Cl निगेटिव का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? तो देखो, इसका जो लॉजिक है, अभी फिलहाल मैं इस पॉइंट पे तो तुमको नहीं बता सकती क्योंकि ये वाली चीज आपके बियॉन्ड द सिलेबस है इसका एक्सप्लेनेशन। बट जब ये यही सेम चीज डिलीवरी वालों के लिए बनेगी तो उसमें ये चीज इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। बट अभी शॉर्ट में तुम इस चीज को समझ सकते हो कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में एक बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, ठीक है, एक बहुत ही छोटा डिफरेंस है दोनों के बीच में, आप कह सकते हो नेग्लिजिबल। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है, दैट इज ओवर वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल नामक बला क्या है ये तुम्हें अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है। और इसी कंसेप्ट की वजह से होना चाहिए था OH निगेटिव का ऑक्सीडेशन, बट हो जाता है किसका ऑक्सीडेशन? Cl निगेटिव का। अब यही सेम लॉजिक आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है, जहां जहां आपको एक्वस वाला कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल को किसी ने तुमसे ये कह दिया कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, किस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है? सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड को जानते हो कौन होता है भाई? H2SO4। तो H2SO4 की अगर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? H2SO4 के अंदर से 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, एक होगा H पॉजिटिव और एक होगा SO4 2 नेगेटिव।
अगर मैं ये कंसंट्रेटेड H2SO4 लेती हूं तो कंसंट्रेटेड का मतलब उसके अंदर में पानी नाम मात्र है, बहुत 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 कम, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, दिस H पॉजिटिव विल गो टूवर्ड कैथोड, कैथोड पे जाके इस H पॉजिटिव का क्या होगा, रिडक्शन, और H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव, ये जो है आप लोगों की स्पीशीज, ये कहाँ पहुंचेगी, एनोड के पास, एनोड के पास जाके इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और SO4 2 नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज होता है तब बनाता है वो H2O8 2 नेगेटिव, दिस इज नोन एज थायोसल्फेट, दिस इज नोन एज व्हाट, थायोसल्फेट, ठीक है, दिस इज नोन एज थायोसल्फेट। बट अगर मान के चलते हैं तुमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बदले में तुमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता, तब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के पास सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से H पॉजिटिव होता और SO4 2 नेगेटिव होता, बट पानी, डाइल्यूट मतलब पानी, तो पानी की वजह से OH नेगेटिव भी होता और पानी की वजह से भगवान फिर आप लोगों का क्या होता, H पॉजिटिव भी होता, ये दोनों ही चीजें होती। अब यहाँ पे तो चाहे इधर से ताली मारो कि उधर से ताली मारो, आपको मिल तो H पॉजिटिव ही रहा है, तो इन दोनों तो सेम ही लोग हैं, यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड के पास जाएंगे, अपना रिडक्शन करवाएंगे और H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। बट द पॉइंट इज कि जो आपका बेचारा एनोड है, इस एनोड के पास अब दो दो ऑक्सीडेशन करने के लिए लोग पहुंचे, एक पहुंचा SO4 2 नेगेटिव और एक पहुंचा आप लोगों का OH नेगेटिव, ठीक है, एक पहुंचा SO4 2 नेगेटिव और एक पहुंचा आप लोगों का कौन, एक पहुंचा आप लोगों का कौन, एक पहुंचा आप लोगों का OH नेगेटिव। एंड द पॉइंट इज, अब अगर मुझे किसी का ऑक्सीडेशन करना है नाउ, तो अब मैं किसी का ऑक्सीडेशन कैसे करूंगी, तो वही जो हमने लास्ट टाइम बातचीत की थी। क्या बातचीत किए थे हम लोग कि आप डेटा वाइज उनकी वैल्यू देख लो और डेटा वाइज जिसकी जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। तो डेटा के हिसाब से ये जो सल्फेट होता है इसका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए कितना होता है, -1.96, और आप लोगों का जो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए होता है वो कितना होता है, -1.23 वोल्ट। अब तुम चेक कर लो कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो साफ साफ दिख रहा है कि OH निगेटिव बड़ा है, और जो बड़ा होगा उसका क्या होगा, उसका कौन होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे OH निगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, OH निगेटिव, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, OH निगेटिव। यहाँ पे ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा डिफरेंस है 1.23 से लेकर किसके बीच में, आप लोगों के 1.96 के बीच में। तो यहाँ पे OH निगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, और जब OH निगेटिव ऑक्सीडाइज होगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, O2 गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा, O2, यानी कि यहाँ पर आपको एनोड पर क्या मिलेगी, O2 गैस। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेती हूं तो, ठीक है, और अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेती हूं तो, अच्छा उसके अलावा एक और पॉइंट पे हमें बातचीत करनी थी कि ये वाला जो H प्लस है, ये वाला H प्लस कहाँ से आ रहा है, ये वाला H प्लस तो भैया एसिड से आ रहा है, और ये वाला जो H प्लस है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। तो जो H प्लस आप लोगों के वाटर से आता है, जो वाला H प्लस आप लोगों के वाटर से आता है उसकी वैल्यू, और जो वाला H प्लस आप लोगों के एसिड से आता है, उन दोनों की वैल्यूज किसके टर्म्स में, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में हमें देखनी है कितनी होती है। तो हमने बोला इनकी वैल्यूज भी आप लिखो, E0 लिखो, इनका रिडक्शन पोटेंशियल का इनका E0 लिखो। तो H पॉजिटिव की वजह से जो एसिड की तरफ से आ रहे हैं H पॉजिटिव, उन लोगों का जो वोल्टेज होता है वो कितना हो जाता है, 0.0, और जो आप लोगों का पानी की तरफ से आ रहा है उन लोगों का कितना हो जाता है, -0.83। कौन बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये बड़ा है। तो इस एसिड वाले H प्लस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, H2 गैस। तो कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, H2, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, O2, और सोल्यूशन के अंदर में कौन कौन मौजूद है, सोल्यूशन यानी कि कंटेनर के अंदर में, तो इन दोनों H प्लस में से ये वाला H प्लस कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन के अंदर। इन दोनों में से OH निगेटिव ने तो अपनी ऑक्सीडेशन करा ली,
बट SO4 टू नेगेटिव भी कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन के अंदर में, यानी कि नाउ सोल्यूशन हैज H+ एंड SO4 2 माइनस। एंड जैसा कि मैंने अभी वो बताया था, ठीक है, आप लोगों का कि ये दोनों लोग कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2SO4। तो इस रिएक्शन की शुरुआत में आप लोगों के पास क्या था, इस रिएक्शन की शुरुआत में आपके पास क्या था, H2SO4। और रिएक्शन यानी कि जब इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो गई तब आपके पास क्या बना, आपके पास और H2SO4 बना, ठीक है। आपके पास क्या H2SO4 खत्म हो रहा है क्या इस रिएक्शन में, नहीं। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो आप लोगों का और H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है, और H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इट मींस दैट विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ, अब कई लोग इसको ऐसे भी बताते हैं कि देखो एक तरफ से हमने H2SO4 को यूज किया और एक तरफ से H2SO4 प्रोड्यूस हो गया, तो ऐसा कोई नेट चेंज नहीं आ गया। बट डिपेंड करता है यार कि कितने H+ प्रोड्यूस हुए। पहले के मुकाबले अगर लेट से ज्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो फिर तो ऐसा अभी कोई कमेंट मत करना, बट ये पूरे हाल रहता है आपके इलेक्ट्रोलिसिस का। तो जो यहाँ पे दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, एक्वस मॉल्टन के केस में कोई टेंशन नहीं है, जो एनोड पे गया उसका ऑक्सीडेशन कराओ, जो कैथोड पे गया उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराओ। बट इन केस ऑफ व्हाट आप लोगों का एक्वस सॉल्यूशन, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ जाता है। एनोड पे 2 पार्टिकल्स पहुंचते हैं, कैथोड पे भी 2 पार्टिकल्स पहुंचते हैं। Now how will you decide among those 2 particles which will undergo oxidation and which will undergo reduction? By observing their oxidation potential and by observing their reduction potential, जो कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती है। उनमें जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, आप लोगों को उसका ऑक्सीडेशन या उसका रिडक्शन करवाना है। बट जब हम लोग इस कंसेप्ट को NaCl में अप्लाई करते हैं तो NaCl में कायदे से नियम के अनुसार कौन आप लोगों को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, OH नेगेटिव। बट क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव की और Cl नेगेटिव की दोनों की वैल्यूज के बीच में कोई कंसिडरेबल गैप नहीं होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों का जो Cl नेगेटिव होता है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये कंसेप्ट हम ओवर वोल्टेज नामक एक टॉपिक से सीखते हैं, बट वो हम लोगों के अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की रिएक्शन में कंटेनर में क्या चला जाता है, NaCl, एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, Cl2, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होता है आप लोगों का H2। यही सेम चीज 10 CBSE में और महाराष्ट्र बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में होती है, एसिड बेस चैप्टर के अंदर में क्लोर अल्कलीन प्रोसेस नाम से। CBSE वाले जो है उनको एसिड बेस केमिस्ट्री करके एक चैप्टर होता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें क्लोर अल्कलीन प्रोसेस होता है। उस वक्त ये चीज इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती है, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं कि देखो एनोड पे ये हुआ, कैथोड पे ये हुआ, ये हाइड्रोजन बना, क्लोरीन बना, क्योंकि NaOH बन रहा है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। बट ये यही है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में यही सेम चीज 9th स्टैंडर्ड में उन लोगों को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में होती है। पढ़ा आपने सबने है ये दोनों ने, लेकिन इस तरीके का नहीं पढ़ते। जब अपने छोटे होते हैं तो टीचर्स ऑब्वियसली तुम्हें ये सब रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वगैरह वगैरह सब नहीं बताते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एक एग्जांपल लिया, NCERT में है ये एग्जांपल, और उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करके देखा। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड ना पहले से लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए मैं उसको और मॉल्टन नहीं कर सकती, मतलब मॉल्टन उसको किया जाता है, मेल्ट उसको किया जाता है जो सॉलिड होता है। अगर मैं ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करूंगी तो पता चलेगा कि अरे मेरा H2SO4 तो वेपराइज बनके उड़ गया। तो H2SO4 को हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस के केस में आप लोगों के पास कोई कंपटीशन आपको फेस नहीं करना पड़ता है, कायदे से H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है H2 में, SO4 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है H2OH 2 नेगेटिव में, नोन एज थायोसल्फेट। अब अगर नीट में या फिर JEE में सवाल क्रिएट करना हो तो ऑब्वियसली थ्योरी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो इंसान क्या करेगा, यहां से देखो MCQ फ्रेम कर देगा, यहां से लेके यहां MCQ फ्रेम हो जाएगा। कहां से, ये इतने पार्ट से, कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किस चीज की, आप लोगों के
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होने से पहले और ऑक्सीडेशन होने के बाद सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, या फिर यहां से तुमसे ये पूछ सकता है वैलेंसी फैक्टर क्या है। अब जिन लोगों ने रेडॉक्स के बेसिक वीडियोस देखे थे वैलेंसी फैक्टर के, उनको वैलेंसी फैक्टर निकालना आता होगा, ठीक है। अब अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, बट अगर मुझे खुद बोर्ड्स का पेपर बनाना होता तो मैं चीजों को इसी तरीके से पूछती, ना कि बड़े बड़े थ्योरी आंसर दे देकर, ठीक है। तो यहां से देखो ये सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा और हमें लगेगा ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, तो आउट ऑफ द सिलेबस कभी कोई चीज नहीं आती है। सब चीज केमिस्ट्री में यूजुअली एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। एनसीईआरटी उनका रेफरेंस बुक होती है स्टडी मटेरियल के नाम पर, बट जो पॉइंट आप पढ़ते हो वो कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, उस पॉइंट से और क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर में चेंज, कल को तुमसे ये पूछा जा सकता है कि आफ्टर ऑक्सीडेशन जो H2OH2 निगेटिव बना, अब बताएगा तो नहीं कि H2OH2 निगेटिव बना, उसका तुमसे हो सकता है स्ट्रक्चर पूछ ले कि बताओ उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है ये भी आपने रेडॉक्स में सीखा है। लेट्स से किसी को रेडॉक्स याद नहीं है तो अभी आगे पी ब्लॉक आएगा, हम पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे इसको। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जो करेक्ट स्ट्रक्चर बना, मतलब जो बना नया प्रोडक्ट, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं। तो जिस इंसान को यही नहीं पता होगा कि वहां पर बन क्या रहा है, जिसको यही नहीं पता होगा कि उस बनने वाली चीज का नाम क्या है, वो सिग्मा और पाई तो दूर की बात है। फिर ऐसे में टैग लगा दिया जाता है कि नहीं यार एमसीक्यू वाले पेपर्स ना नीट जेईई के बहुत कठिन होते हैं, मेंस के वो नहीं, कुछ कठिन नहीं होता है। आप किस नजरिए से पढ़ाई करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। सब कुछ सिलेबस में होता है। हाँ, कुछ टॉपिक्स मैं जानती हूँ कि वो बियॉन्ड द डालते हैं, ऑब्वियसली उनको एक रैंक का डिफरेंस क्रिएट करना है ना, जैसे तो सभी आउट ऑफ ले आएंगे फिर। तो ये पूरी कहानी थी इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर। बट जब इसी सेम क्वेश्चन में हम लोग इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, तब आपको घुमाने के लिए वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताओ करके हमारे एनोड पे इस बार किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम में से ज्यादातर लोगों को लगेगा कि जिस तरीके से NaCl वाले कंसेप्ट में ओवर वोल्टेज का इस्तेमाल हुआ था, OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, परंतु OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ और OH नेगेटिव के ऑक्सीडेशन के बदले Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैक्सिमम महानुभावों को ये लगता है कि चलो फिर तो यहाँ पे SO4 निगेटिव का भी करवा देते हैं ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं लगता। यहाँ पे नॉर्मल जो नियम है, नियम फॉलो होता है, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है और O2 गैस बनती है एनोड पे, कैथोड पे बनती है H2 गैस, और सोल्यूशन के अंदर में क्या बनता है आप लोगों का, क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो पूरी कहानी का सारांश ये निकलेगा कि कब किस प्रोसेस में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कहाँ ओवर पोटेंशियल लग रहा है, कहाँ ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं लग रहा है, याद रखना। पॉइंट नंबर 2, किस प्रोसेस में एनोड पे क्या बन रहा है, किस प्रोसेस में कैथोड पे क्या बन रहा है, याद रखना। लेट से एक इंसान याद नहीं रख पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इस पर्टिकुलर वीडियो की वैल्यूज को प्रैक्टिस करके देख ले तो अपने आप उसको चीजें याद हो जाती हैं। हाँ, बट वैल्यूज याद होनी चाहिए। तीसरी चीज ये कि जो मैंने इस पूरे वीडियो के दौरान बताए कुछ की पॉइंट्स, पीएच बढ़ा, पीएच घटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 वापस से देखो बन रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, थायोसल्फेट बना है, वैलेंसी फैक्टर, मतलब बोर्ड्स लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठना, ये तीसरा पॉइंट, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है, बस खत्म। हाँ, अब बात ये आती है कि इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी। भैया पूरी बातचीत राम कहानी खत्म हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे। तो देखो ये जो कंटेनर के आपके जो दो कैथोड और ये जो मतलब कैथोड और एनोड हैं, इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं आपके ऑब्वियस है एक वायर के थ्रू, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं आपका वोल्ट मीटर, या फिर लेट से मैंने लगा दिया एमीटर, वैसे वोल्ट मीटर लगा दिए ताकि अगर कोई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो उसको डिफ्लेक्शन के थ्रू शो करेगा, या फिर अगर कोई करंट वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है तो एमीटर डिफ्लेक्शन के थ्रू शो करेगा। तो होता ऐसा है
कि जब आपके एनोड और कैथोड पर आयंस जाते हैं तो आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जो आयंस मूव करते हैं ना, उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी दो रीजंस की वजह से बनती है। फिजिक्स में जो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उनकी वजह से। और दूसरा, ये एक्वस सॉल्यूशन टाइप के केसेस में आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बनती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। ये होता है कहानी, बस खत्म, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पूरा बड़ा बंच हमारा खत्म होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा डेफिनेशन वाला बंच बाकी रहता है, यानी कि जब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को ओपन करोगे, स्टार्टिंग के पन्ने थोड़े पलटोगे, तब तुम ये देखोगे कि कुछ डेफिनेशंस हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोगों का भी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इन्हीं सारी डेफिनेशंस को समझना है, ठीक है। इन डेफिनेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज को समझना है। ये 2 दिन का काम है, क्योंकि कहने को ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, बट इन डेफिनेशंस के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो गिब्स के फॉर्म में पूछे जा जाते हैं। और एक आखिरी टॉपिक बचता है इस पूरे राम कहानी का, दैट इज कोलरॉश लॉ। बस खत्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बाद खत्म होती है। हाँ, एक चौथा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट उसके लिए पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स पता होनी चाहिए, तब तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ पाओगे। अभी तो तुम्हें एंट्रोपी नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि हम पढ़ने गए ना, तो जिस दिन हम लोग एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स ये सब पढ़ रहे होंगे, उसी दिन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वाला टॉपिक भी छोटा सा आधे पन्ने का पढ़ा के खत्म कर दूंगी। बट अभी हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों का क्या ये जो पर्टिकुलरली थ्योरी पार्ट है, डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ गिव्स एंड कांसेप्ट्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलरॉश लॉ, बस खत्म। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूर्ण विराम लग जाएगा, ठीक है। फिर जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी सॉलिड स्टेट। बहुत ही प्यारा, नन्ना मुन्ना और छोटा सा आपका चैप्टर है। एक बार बुक की मार्किंग हम देख लेते हैं कि तुम्हारी किताब में इस चीज को किस किस तरीके से नोट बनाकर भेज सको। तो कहाँ है ये टॉपिक? हाँ देखो, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपकी कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पे एक पहुंचेगा आपका Na पॉजिटिव आयंस और दूसरे आपके पास पहुंचेंगे वाटर। अब यहाँ बुक वाले ने उसको वाटर लिखा है, मैंने कैसे पढ़ाया था H पॉजिटिव। ऑब्वियसली वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों होता है, तो तुम चाहो तो H पॉजिटिव भी लिख सकते हो या तो तुम कंप्लीट वाटर भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो इनकी वैल्यूज दी हुई है ये दोनों की, और कहानी क्या लिखी हुई है कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो किसका, रिडक्शन वाला, वाटर का ज़्यादा है किसके कंपेयर में, Na पॉजिटिव के। तो वाटर अपना क्या करेगा, रिडक्शन करवा लेगा, ठीक है, रिडक्शन करवा लेगा। दैट इज रिडक्शन ऑफ वाटर इज दी कैथोड रिएक्शन, बस खत्म। अच्छा, और ऑक्सीडेशन के दौरान देखो क्या हुआ, एट एनोड देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑक्सीडेशन और Cl नेगेटिव, ठीक है। Cl नेगेटिव के बीच में भी ऑक्सीडेशन का कंपटीशन हो रहा होगा, और दूसरा किसके बीच में हो रहा होगा, वाटर के बीच में हो रहा होगा। अच्छा, अब दोनों में देखो ये उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। अब तुम्हारी बुक में ये वैल्यूज जो है बहुत ही अलग दी हुई है, बट जान दो जो भी दी है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ पे जो भी उस पागल इंसान ने लिखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है आप लोगों का वाटर का ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हमें ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, वाटर की, बराबर एनोड पर। बट एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि वहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन है, क्लोरीन। इससे ये समझ में आता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन Cl नेगेटिव की हुई है, ना कि O2 की। और ये किसकी वजह से हुआ है, ओवर वोल्टेज की वजह से। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस खत्म।
ये था आप लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, अच्छा नीचे एक छोटे से बॉक्स में ओवर पोटेंशियल की डेफिनेशन दी है, बट उसमें मैं नहीं घुसूंगी, उस चीज़ को मैं डिटेल में समझा के दूंगी और तुम लोगों को वीडियो में फॉरवर्ड जरूर कर दूंगी। तो ओवरऑल हुआ कैसा कि Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो गया Cl2 में, और आपके कैथोड पे जो H पॉजिटिव था, ये H पॉजिटिव यानी कि H2 कन्वर्ट हो गया H2O में, है ना। पानी के अंदर H पॉजिटिव होता है और पानी के अंदर OH नेगेटिव होता है, तो जो H पॉजिटिव था वो कन्वर्ट हो गया H2 में, और देखो ये OH नेगेटिव वैसे का वैसे। फिर उन्होंने दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन लिख दी और फिर रिजल्ट लिख दिया कि यहाँ पे ये लिबरेट हुआ, यहाँ पे ये लिबरेट हुआ, राइट। और यहाँ पे आप लोगों का सोल्यूशन जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, NaCl सोल्यूशन NaOH में। बस यही तुम्हारी कहानी थी। तो अभी तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में क्या क्या लिखना है? अच्छा, नोट्स कॉपी में तुम्हें ये लिखना है, पहला क्वेश्चन कि हाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉल्टन NaCl। क्वेश्चन लिखते जाओ वीडियो में साथ साथ ही, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम आप लोगों का मॉल्टन NaCl सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, इस पूरी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, यहाँ आएगा देखो कि द वाटर इज इन्वॉल्व, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl लीड टू इलेक्ट्रोड रिएक्शंस दैट डिफर फ्रॉम मॉल्टन NaCl, मतलब पानी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद तुमसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे, व्हाट आर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, व्हाट आर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आप लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो रिएक्शंस में ये तीनों लिखोगे। फिर तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। और एक चीज वो फिर ये पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन केस ऑफ डिस्क्राइब करना पड़ा, तो हम ये टारगेट का प्रयोग करते हैं, देखते हैं टारगेट में किस तरीके लिखा है। बस उसी को मैं शॉर्ट करके दे देती हूँ, अपनी नोट्स कॉपी में वैसे लिखोगे। सबसे पहले अपनी नोट्स कॉपी की शुरुआत बताओ किस क्वेश्चन से करोगे, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये पहले क्वेश्चन लिखोगे, ये उसमें लिखना है तुम लोगों को। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में याद रखना हम लोग हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मैंने इलेक्ट्रोलिसिस जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था उसी दिन लोगों को बताया था कि इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। और इनर्ट भी हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंटेनर के अंदर जो महाभारत चल रही है कैटायन और अनायन के बीच में इलेक्ट्रोड्स की वजह से वो एक और नई महाभारत शुरू हो जाए, हम नहीं चाहते, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अपनी कॉपी में तुम्हें लिखना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर, ये आपका बना लो पॉइंट नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लो पॉइंट नंबर 2, और यहाँ से लेकर यहाँ बना लो पॉइंट नंबर 3, और बस इतना, बाकी का नीचे का काट देना, हाँ वो फालतू इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला पॉइंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ख़त्म, बस उतना काफ़ी है। लेकिन मॉल्टन NaCl में तुम्हें उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। अब डिस्क्राइब एक्चुअल में यहाँ पर नीचे क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये बीच में पेज है, भगवान, ये खींचने वाले ने पेज गलत खींच के भेज दिया, पगला है कोई जिसने भी भेजा है। ये डायग्राम बनाओगे, अच्छा रिएक्शंस लिखोगे, कोई ऐसे फालतू के प्रवचन लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखना है, रिएक्शंस लिखनी है, क्या, यहाँ से यहाँ तक Cl आयंस माइग्रेट टू एनोड, बस इतना लिखना, और ये 3 ठोक रिएक्शन खत्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड हेडिंग डालना, और यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखोगे, Na+ आयंस रीचेस कैथोड, और ये रिएक्शन लिख देना, और नेट रिएक्शन में दोनों को ऐड करके दिखा देना। बाकी का जितना थ्योरी पार्ट लिखा है सब बेकार है, वो सब नहीं लिखना फालतू के, इतना हमारे पास वक्त नहीं होगा बोर्ड एग्जाम्स में कि हम फालतू की चीज़ों को डिस्क्राइब करें। और आखिरी में रिजल्ट्स, बस ओवर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या बनाओगे, व्हाट आर द यही वाला, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, हाँ NaCl के बदले बस अब क्या आ चुका है, KCl। अब देखो उसके बाद नया हीरो आता है एक्वस NaCl का, आप लोगों को क्या लिखना है,
पूरा एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसे में आपका पॉइंट नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया पॉइंट नंबर 2। और उसके बाद वही सेम चीज़ें जो हमने ऊपर लिखी थी ना, वही पॉइंट नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक बन गया, बाद का काट दो। अब रिएक्शंस की बारी आएगी, तो एक रिएक्शन यहाँ पे ही लिख देना, एट कैथोड 2 रिडक्शंस रिएक्शंस कंप्लीट बिटवीन क्या लिखोगे, Na पॉजिटिव एंड आप लोगों का H पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख देना H2O। ये दोनों रिएक्शंस लिखोगे, फिर अपने वर्ड्स में लिखना, ध्यान रखना बुक की लैंग्वेज मत छापना, अपने वर्ड्स में लिखना द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O is greater than the reduction potential of Na positive, so therefore water will undergo reduction and will produce what, hydrogen gas। ये मत लिखना बुक की लैंग्वेज, जैसा मैंने सिखाया है उस सिखाई हुई भाषा को बस इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करो कि बिटवीन दीज टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ water is greater than the reduction potential of Na positive, so therefore reduction of water will take place and H2 will be formed at cathode। अब बात आती है एनोड की, ठीक है, तो एनोड के इसमें लिखोगे देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन Cl नेगेटिव एंड आप लोगों का वाटर, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। अच्छा डन, 1 मिनट, हेलो, हाँ, नहीं, मैं अंकित को पूछ लेती हूँ किस चीज़ का, ये ना, नहीं, पूछ लेती हूँ एक बार अंकित को, ठीक है, हाँ बता दो। अब देखो, फिर अगेन यही 2 रिएक्शन लिखना, और अगेन देखो अपने भाषा में लिखना, ओन वर्ड्स, बुक की लैंग्वेज में मत जाना, ठीक है। क्या लिखोगे वहाँ पे कि हियर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है, किसका ज़्यादा है वगैरह वगैरह, जैसा मैंने बुक में वहाँ मार्क करा के दिया है ना टेक्स्ट बुक में, वो वाली मार्किंग में लिख तो छाप देना। फिर नेट रिएक्शन रिजल्ट्स खत्म यहाँ पर। फिर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अपनी बुक में लिखना है, मतलब कॉपी में, और बाकी नीचे का तो भी हमारे काम का नहीं है। और बाकी क्या क्या लिखना है वो ऑलरेडी मैं टेक्स्ट बुक में मार्क करा चुकी हूँ। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में गई? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमने बहुत बड़ा पोर्शन ख़त्म कर लिया है आप लोगों के केमिस्ट्री का। तो इन केस अगर कोई डाउट या कोई तकलीफ हो तो फिर उसे मुंह खोल के पूछो।